हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे जैशे मोहम्मद का आतंकी आलमगीर पाकिस्तान में हुआ किडनैप, अज्ञात लोगों ने किया अगवा। जी हां दोस्तों, बताएंगे ये वही आतंकी था जिसने पुलवामा हमले का प्लान बनाया था। जी हां दोस्तों, लगातार भारत के दुश्मन या तो मारे जा रहे हैं या अज्ञातवास में जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर नवाज शरीफ ने खोली पाकिस्तानी सेना की पोल, कहा कारगिल प्लान का विरोध किया तो कर दिया गया बाहर। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कैसे नवाज शरीफ का दिखा भारत प्रेम, वाजपेयी और मोदी जी का भी किया जिक्र। एक एक जानकारी देंगे दोस्तों विस्तार से। जहां देश हित के खिलाफ हो सकता है 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, महबूबा को आखिर क्यों सता रहा है ये डर। और मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान जी या फिर कोई नया चेहरा। एक से एक जानकारी बताएंगे, बनेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं, मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां जैशे मोहम्मद का आतंकी आलमगीर, जिसने बनाया था पुलवामा हमले का प्लान, हुआ पाकिस्तान में किडनैप। बता दें, पाकिस्तान में बैठकर भारत में आतंकी हमले करवाने वाले आतंकवादियों के सिर पर इन दिनों काल मंडरा रहा है। बीते कुछ दिनों में कई कुख्यात आतंकी अज्ञात हमलावरों द्वारा मारे गए हैं। इस बीच ऐसी रिपोर्ट आई है कि जैशे मोहम्मद के टॉप आतंकवादी उद्दीन औरंगजेब आलमगीर को हाफिजाबाद में अज्ञात लोगों ने अगवा कर लिया है। आलमगीर ने 2019 में हुए पुलवामा हमले की साजिश रची थी। आलमगीर डेरा हाजी गुलाम में एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने जा रहा था। इसी दौरान उसे अज्ञात कार सवारों ने अगवा कर लिया। दोस्तों, आलमगीर ने 2019 पुलवामा आतंकी हमले की योजना बनाने और इसे अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 से अधिक जवानों की मौत हुई थी। हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। आलमगीर को अज्ञात कार सवारों द्वारा पाकिस्तान के हाफिजाबाद में अगवा किया गया है। वो एक पारिवारिक समारोह में जा रहा था। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से लगातार भारत के दुश्मन अज्ञात तरीके से मारे या फिर अज्ञात तरीके से किडनैप किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत के लिए बड़ा ही शुभ संकेत है दोस्तों, कि भारत को एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है और अपने आप ऑटोमेटिकली भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं या फिर अज्ञात तरीके से किडनैप हुआ जा रहा है। इस पर दोस्तों आपका जो भी कहना हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। लेकिन आपको यह भी बता दें कि आलमगीर को अगवा किए जाने के बाद पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई एक्शन में और अज्ञात अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए हाफिजाबाद में कई जगह छापेमारी की है, लेकिन हाथ सिर्फ और सिर्फ हवा ही लगी है। अगली खबर की बात करें, जहां बहुत बड़ी खबर, नवाज शरीफ ने खोली पाकिस्तानी सेना की असली पोल, कहा कारगिल प्लान का विरोध किया इसीलिए मुझे कर दिया गया बाहर। जी हां दोस्तों, कारगिल का विरोध किया तो मुझे हटा दिया गया। नवाज शरीफ का दिखा भारत प्रेम, वाजपेयी और मोदी जी का भी किया जिक्र। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने शनिवार को पाकिस्तानी सेना की पोल खोलकर रख दी। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने 1999 के कारगिल दुस्साहस का विरोध किया था। इसके चलते दिवंगत जनरल परवेज मुशर्रफ ने उन्हें सरकार से बाहर कर दिया था। 3 बार पाकिस्तान के पीएम रहे नवाज शरीफ ने कहा कि वो भारत और अन्य पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते थे। शरीफ ने कहा, मुझे 1993 और 1999 में सत्ता से बाहर किया गया। 1999 में मैंने कारगिल प्लान का विरोध करते हुए कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके चलते मुझे जनरल परवेज मुशर्रफ ने बाहर कर दिया था। बाद में मैंने जो कहा वो सही साबित हुआ। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में हो रहे आम चुनाव के लिए टिकट चाहने वाले PMLN बोले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोगों को संबोधित करते हुए ये बातें कही। नवाज शरीफ ने कहा कि वो 3 बार पीएम रहे, वे अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें सत्ता से बाहर जाने के लिए कह दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि मैं जानना चाहता हूं कि हर बार मुझे क्यों बाहर किया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने भारत और मोदी प्रेम को लेकर भी बात कही। बता दें, नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री थे तब 2 भारतीय प्रधानमंत्रियों ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। भारत और अन्य पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर जोर देते हुए शरीफ ने कहा कि हमने हर फ्रंट पर काम करके दिखाया है। पीएम के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान 2 भारतीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान आए। मोदी साहब और वाजपेयी साहब लाहौर आए थे। हमें भारत, अफगानिस्तान और ईरान के साथ संबंध बेहतर करने होंगे। हमें चीन के साथ रिश्ते और मजबूत बनाना होगा। नवाज शरीफ ने अफसोस जताया कि पाकिस्तान आर्थिक उन्नति के मामले में अपने पड़ोसियों से पिछड़ गया है। इमरान खान पर निशाना साधते हुए शरीफ ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि एक अनुभवहीन व्यक्ति को देश की बागडोर क्यों सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ सरकार ने सत्ता संभाली और देश को डिफॉल्ट से बचाया। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से नवाज शरीफ ने अपनी ही सेना का पोल खोलकर रख दिया दोस्तों, पाकिस्तानी सेना का, उनकी रियलिटी बता दी कि कारगिल का विरोध किया इसलिए मुझे हटा दिया गया। और जिस प्रकार से भारत प्रेम और वाजपेयी और मोदी जी का प्रेम दिखाया है उन्होंने, इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट
कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या ये भारत प्रेम वाकई में सच्चा प्रेम है या फिर दोस्तों कहीं ना कहीं फिर एक बार सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं नवाज शरीफ और इसीलिए प्रेम वाली भाषा का इस्तेमाल करके वो कहीं ना कहीं गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो कि भारत उनका विरोध ना करे। आपको जो भी लगता है दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां महबूबा मुफ्ती को आखिर क्यों सताई चिंता, कहा देश हित के खिलाफ हो सकता है 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बता दें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की गतिविधियां संकेत दे रही हैं कि उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनाया जाने वाला फैसला देश के हित के खिलाफ हो सकता है। मुफ्ती ने अनंतनाग में पत्रकारों से कहा कि शुक्रवार रात से हम देख रहे हैं कि विभिन्न दलों विशेषकर पीडीपी के कार्यकर्ताओं के नाम वाली सूचियां थानों के माध्यम से ली जा रही हैं और ऐसा लगता है कि कोई ऐसा निर्णय आने वाला है जो इस देश और जम्मू कश्मीर के पक्ष में ना हो। भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कुछ एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित करना शीर्ष अदालत की जिम्मेदारी है कि वो भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के एजेंडे को आगे ना बढ़ाएं बल्कि देश और उसके संविधान की अखंडता को बरकरार रखें। मुफ्ती ने कहा कि अदालत के फैसले से यह स्पष्ट होना चाहिए कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के संबंध में लिया गया निर्णय अवैध असंवैधानिक था। जी हाँ, बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां बेमीना इलाके में सुरक्षा कर्मियों पर यानी पुलिस कर्मियों को आतंकियों ने मारी गोली, सुरक्षा बलों ने घेर दिया इलाका। बता दें श्रीनगर में शनिवार को आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया। दहशतगर्दों ने बेमीना के हमदानिया कॉलोनी में पुलिस कर्मी पर गोलीबारी की। घायल जवान की पहचान मोहम्मद हाफिज के तौर पर हुई है जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। हमले के बाद से सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया है। वहीं पुलिस ने जानकारी दी है कि मोहम्मद हाफिज को एक पेट और एक बाजू में गोली लगी है। फिलहाल डॉक्टरों ने उनकी हालत अस्थिर बताई है। गोली की आवाज सुन इलाके में दहशत फैल गई, घबराए लोगों में भगदड़ मच गई। सभी खुद को सुरक्षित करने के लिए छिपते दिखाई दिए। वहीं वारदात को अंजाम देकर आतंकी मौके से भागने में कामयाब रहा। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसके बारे में सूचना दी। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां भारत को चीन की बराबरी नहीं करनी चाहिए। जी हां, कार्टून बनाकर मजाक उड़ा रहा ग्लोबल टाइम्स। जी हां दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के राज में सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स भारत के खिलाफ जमकर जहर उगल रहा है। इस बार ग्लोबल टाइम्स ने कार्टून बनाकर भारत का मजाक उड़ाने की नाकाम कोशिश की है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने कार्टून में एक हाथी के सिर वाले आदमी को सूटकेस के साथ चलते हुए दिखाया है और इस आदमी के रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है जिस पर लिखा है कि भारत चीन तुलना। दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब ग्लोबल टाइम्स ने अपने कार्टून के जरिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की विदेश नीति को उजागर किया हो। ग्लोबल टाइम्स मौके बेमौके पर कार्टून बनाकर चीन के मजबूत प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधने की कोशिश करता रहता है। जी हाँ, बता दें कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें सही में भारत कभी भी चीन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहेगा। इसमें सबसे प्रमुख लोकतंत्र है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जबकि चीन कम्युनिस्ट। भारत के हर निवासी को पार्टी बनाने, चुनाव लड़ने, मतदान करने, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता प्राप्त है। जबकि चीन पर शासन करने वाली चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को भी वहाँ ऐसी कोई छूट नहीं है। आम लोगों की तो दूर की बात। वैसे में दोस्तों आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे इस चीनी ग्लोबल टाइम्स को जो भारत का मजाक उड़ा रहा है कार्टून बनाकर। अगली खबर की बात करें, जहां भारत रशिया का बड़ा कमाल साथ मिलकर बनाया नया रिकॉर्ड। मोदी पुतिन ने 2030 के लिए देखा था सपना। बता दें भारत और रशिया ने साथ मिलकर नया कीर्तिमान गढ़ा है। ये कीर्तिमान 7 दशकों के राजनयिक और आर्थिक सहयोग का प्रत्यक्ष उदाहरण है। भारत में रूसी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय खुलने के 70वीं वर्षगांठ पर मॉस्को ने बताया है कि दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने बताया कि भारत रशिया व्यापार $50 बिलियन के लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गया है। इस लक्ष्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2030 के लिए तय किया था। ये रिकॉर्ड तब बना है जब रशिया पर पश्चिमी देशों ने अनगिनत प्रतिबंध लगा रखे हैं और भारत और रशिया भुगतान मुद्दे पर भी गतिरोध का सामना कर रहे हैं। जी हाँ, रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि हम 2030 के लिए हमारे देशों के नेताओं द्वारा निर्धारित $50 बिलियन के लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गए। ऐसे में दोस्तों इंडिया रशिया रिलेशनशिप्स को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ कांग्रेचुलेशन व्लादिमीर पुतिन एंड मोदी जी का नाम मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां महाराष्ट्र में गांव को सीरिया बना रहे थे आतंकी। मोदी सरकार पर अटैक का था प्लान। एनआईए ने किया सबसे बड़ा खुलासा। जी हां, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में आईएसआईएस आतंकियों की खौफनाक साजिश का खुलासा किया है। भारत की धरती पर ही रहकर आईएसआईएस के आतंकी बड़ी साजिश रच रहे थे। हालांकि उससे पहले ही एआई ने देश भर में 44 जगहों पर छापेमारी करके कम से कम 15 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आतंकियों के ठिकानों पर मिले सबूतों के आधार पर एनआईए
एनआईए ने उनके खतरनाक इरादे बताए हैं। आईएसआईएस के आतंकियों ने महाराष्ट्र के एक गांव को आजाद घोषित कर दिया था और वे वहीं से पूरे देश में दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे। जानकारी के मुताबिक एनआईए की रेड के दौरान खतरनाक हथियार, दस्तावेज, स्मार्टफोन, डिजिटल डिवाइस और नकदी बरामद हुई। आतंकी मुंबई और कई बड़े शहरों में आतंकी हमले की साजिश कर रहे थे। बताया गया कि साकिब नाचन इस टेरर मॉड्यूल का सरगना था। उसे मुंबई बम धमाके के मामले में भी पहले भी 10 साल की सजा हो चुकी है। जी हाँ, एनआईए के अधिकारियों के मुताबिक एक आईएसआईएस मॉड्यूल के लीडर को गिरफ्तार किया गया है जो कि बयात चलाता था, यानी कि वो नए आतंकियों की भर्ती का काम देखता था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ ऐसे में आप लोग थैंक यू एनआईए कहना मत भूलिएगा उनकी टीम को। चलते और खबर की तरफ, जहां कश्मीर के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराया तो भड़के फारूक अब्दुल्ला, कहा पुंछ और राजौरी भी पाकिस्तान में चला जाता। बता दें, संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने पीओ के मुद्दे को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा था, जिसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसे लेकर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह जी पर पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धियों को नजरअंदाज करना बीजेपी की प्रवृत्ति बन चुकी है। उनका नेहरू के साथ हमेशा मतभेद रहा है और वे कभी उनके काम को स्वीकार नहीं करेंगे, ये राजनीति है। नेहरू द्वारा कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा कि उस समय स्थिति अलग थी। उन्होंने उल्लेख किया कि सेना को पुंछ और राजौरी में भेजना पड़ा था क्योंकि हमलावरों ने अराजकता पैदा कर दी थी। उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ने के बजाय सेना को पुंछ और राजौरी की ओर मोड़ने का निर्णय लिया गया और इस फैसले के परिणाम स्वरूप ये क्षेत्र अब भारत के पास है। आज पुंछ और राजौरी अगर भारत का हिस्सा हैं तो उसी मेहरबानी से है, नहीं तो वो भी पाकिस्तान में चला गया होता। उस समय जो स्थिति के अनुसार इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई गलती पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आक्रामक होने के बावजूद भारत और पाकिस्तान के साथ समान व्यवहार किया गया। उन्होंने दावा किया कि उस समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्रभावित हो रहा था, जिसने पाकिस्तान का पक्ष लिया था। अब्दुल्ला ने सवाल किया कि अगर कश्मीर में आतंकवाद वास्तव में समाप्त हो गया है तो लोग अब भी क्यों मारे जा रहे हैं और आतंकवादी घुसपैठ करने में कैसे सक्षम हो रहा है। दोस्तों, जब फारूक अब्दुल्ला से ये सवाल पूछा गया कि क्या कश्मीर का माहौल पहले से बेहतर हुआ है, तो दोस्तों इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कश्मीर का माहौल पहले से और भी ज्यादा खराब कर दिया गया है। कितनी फौज है वहाँ, कितनी बीएसएफ है, कितनी सीआरपीएफ है, कितनी सीआईएसएफ है, ये सब मेरे वक्त में नहीं थे। आज ये लोग हर घर के सामने खड़े हैं। अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से बीजेपी पर फारूक अब्दुल्ला ये भड़कते हुए जवाब दे रहे हैं, दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो बताएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां गुजरातियों से घिरकर कैसा लगता है, दिल जीत लेगा जयशंकर जी का जवाब। बता दें, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी अपनी हाजिर जवाबी और साफ गोई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वो भारत की विदेश नीति को शानदार तरीके से चलाने के अलावा अपने बेबाक अंदाज से हमेशा चर्चा में रहते हैं। जयशंकर जी का ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है, जिसमें वो भारत के बाहर विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों से बात करते दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान एक छात्र ने जयशंकर जी से पूछा कि आप ढेर सारे गुजराती लोगों से घिरे हुए हैं, कैसा महसूस करते हैं। इस पर जयशंकर जी ने जो जवाब दिया वो हर भारतीय का दिल जीत लेगा। बता दें, जयशंकर जी ने कहा, मुझे ये पसंद है, ये मेरे लिए काफी दिलचस्प है, क्योंकि आप जानते हैं भारत में हर किसी के पास देश के हर हिस्से से कुछ दोस्त होते हैं। तो जाहिर तौर पर मेरे जीवन के विभिन्न चरणों में बड़े होते हुए हमारे पास भी किसी न किसी तरह से गुजरात के परिवार थे जिनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध थे। उन्होंने कहा, आप जानते हैं जब मैं चुनाव के लिए वहां गया था और उसके बाद मैं वहां स्पष्ट रूप से भारत के किसी अन्य राज्य की तुलना में अधिक बार जाता हूं, मैं वास्तव में उन्हें अपने लिए बहुत स्वाभाविक तौर पर फिट पाता हूं, क्योंकि गुजराती सभी भारतीयों में से सबसे अधिक ग्लोबल है। आप जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वे सुलझाना नहीं चाहते। जब भारत के पास खुद के बहुत कम संसाधन थे, लोगों के पास वे सभी सुविधाएं नहीं थी जो आज हमारे पास हैं। गुजराती ऐसे लोग थे जो बहुत कठिन परिस्थितियों में पूरी दुनिया में गए और एक ग्लोबल फुटप्रिंट बनाया। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों जयशंकर जी के इस जवाब से क्या आप संतुष्ट हुए, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां जेल में बंद पुतिन के इस सबसे बड़े विरोधी ने किया बड़ा ऐलान, राष्ट्रपति चुनाव में व्लादिमीर पुतिन की राह करेंगे मुश्किल। बता दें, रशिया में राष्ट्रपति पद के लिए 2024 में होने वाले चुनाव में व्लादिमीर पुतिन के पुनः जीतने की प्रबल संभावनाओं के बावजूद विपक्ष के नेताओं ने उनका मुकाबला करने और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का संकल्प लिया है। रशिया में विपक्ष के नेताओं का मानना है कि मतदाता भले ही किसी को भी वोट दें, विजेता पुतिन ही होंगे, लेकिन वे उन्हें मिलने वाले व्यापक जन समर्थन को कमजोर करने की कोशिश करेंगे और ये दिखाएंगे कि यूक्रेन पर हमले का विरोध करने वाले लोग अकेले नहीं हैं। ऑनलाइन बयान में कहा गया है कि ये वो लड़ाई लड़ेंगे। पुतिन ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि वो देश के शीर्ष पद के लिए 2024 में होने वाला अगला चुनाव भी लड़ेंगे। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां एफटीए पर बातचीत के लिए दिल्ली में सुनक के वरिष्ठ अधिकारी, फरवरी में होगी क्या पूरी वार्ता। बता दें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की टीम के वरिष्ठ अधिकारी दोनों देशों
देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के लिए चल रही बातचीत को गति देने के लिए इस सप्ताह नई दिल्ली में है। द गार्डियन अखबार की खबर के मुताबिक इस तरह की यात्रा पर दोनों देशों की ओर से कोई आधिकारिक यानी ऑफिशियल टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आम चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले फरवरी के अंत तक FTA को अंतिम रूप देना चाहती है। 2024 दोनों देशों के लिए चुनावी वर्ष है और भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने से मतदाताओं के लिए सुनहरी चुनावी पिच मजबूत होगी। इससे उनकी सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के प्रति सत्ता विरोधी लहर कम हो सकती है। अगली खबर की बात करें जहां अचानक गुल हो गई पूरे श्रीलंका की बत्ती। जी हां दोस्तों, अंधेरे में लोग अब क्या बनी वजह बता दें। एक बार फिर से श्रीलंका में बिजली संकट गहराने की खबर सामने आई है। लगभग पूरे देश में बिजली गुल होने की सूचना मिली है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सिस्टम फेल होने के कारण लगभग पूरे श्रीलंका की बत्ती गुल हो गई। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया, कहा कि पूरे देश में बिजली कटौती हो रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार CEB के प्रवक्ता नोएल प्रियंता ने यह बात कही। अगली खबर बता दें, दोस्त की मदद करके चौतरफा घिरे किम जोंग उन, दुनिया के इन देशों ने खोला मोर्चा। अब क्या करेंगे तानाशाह बता दे। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने उत्तर कोरिया द्वारा रशिया को कथित तौर पर हथियार भेजे जाने को लेकर चिंता जताई। तीनों देशों ने उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु हथियारों तथा मिसाइलों का विकास किए जाने तथा अन्य देशों के साथ सैन्य सहयोग पर अंकुश लगाने के लिए शनिवार को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। कोरिया प्रायद्वीप में हाल के वर्षों में सर्वाधिक तनाव के बीच सियोल में यह बैठक हुई। बैठक के बाद एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय के निदेशक चो ताई योंग ने कहा कि तीनों सुरक्षा सलाहकारों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों के तहत उत्तर कोरिया के दायित्वों की पुष्टि की, जिसमें उसके परमाणु निरस्त्रीकरण और अन्य देशों के साथ हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध का आह्वान किया गया। अगली खबर बता दें, पाकिस्तान के गृह मंत्री का सबसे बड़ा दावा, कहा अवैध दस्तावेज वाले 5 लाख अफगानों ने छोड़ा पाकिस्तान। जी हां, बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे अफगानिस्तान के कम से कम 5 लाख लोगों ने 2 महीने से अधिक वक्त में पाकिस्तान छोड़ा है। पाकिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अफगानिस्तान के नागरिकों की ये वापसी पाकिस्तान सरकार की ओर से 2 महीने पहले शुरू की गई राष्ट्रव्यापी कार्रवाई का हिस्सा है। पाकिस्तान का कहना है कि यह अभियान सिर्फ अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए नहीं है। कार्यवाहक गृह मंत्री सरफराज बुगती ने शुक्रवार को इस्लामाबाद में संवाददाताओं से कहा कि पिछले 2 महीने से अधिक वक्त में 4,82,000 से अधिक अफगानिस्तान के नागरिक स्वदेश लौट गए हैं, जिनमें से 90% स्वेच्छा से जा रहे हैं। अगली खबर बता दें, गाजा में परसों हुई 350 मौतें, फिर भी तत्काल युद्ध विराम का प्रस्ताव UNSC में खारिज। अमेरिका ने लगाया वीटो। दरअसल इजरायल और फलस्तीनी चरमपंथी समूह द्वारा हमास के बीच गत 2 महीने से जारी युद्ध में तत्काल मानवीय युद्ध विराम का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खारिज हो गया है। दरअसल अमेरिका ने शुक्रवार को UNSC के इस प्रस्ताव के खिलाफ अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया। अपने इस कदम के साथ वॉशिंगटन राजनयिक रूप से अलग थलग हो गया, क्योंकि वो अपने सहयोगी की रक्षा कर रहा है। अगली खबर बता दें, गुयाना और वेनेजुएला में काले सोने को लेकर होगा क्या युद्ध, भारत पर क्यों टिकी दुनिया की नजरें। बता दें, यूक्रेन, रशिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इजराइल, हमास के बाद अब गुयाना, वेनेजुएला के बीच युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ऐसे की बॉर्डर के पास एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर गायब हो गया था। गुयाना की सरकार ने बताया है कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और इसमें सवार सभी 5 सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में 2 अधिकारी बच गए हैं। दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना का मिलिट्री हेलीकॉप्टर उस समय क्रैश हुआ जब ये सैनिकों के नियमित निरीक्षण के लिए अधिकारियों को ले जा रहा था। इस पूरी घटना ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दोस्त और वेनेजुएला के तानाशाह निकोलस मादुरो को नाराज कर दिया। मादुरो ने गुयाना के आधे से अधिक हिस्से और उसका तेल छीनने की धमकी दी। इस धमकी के बाद अमेरिका के फाइटर जेट्स ने विवादित एसए कीबो क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी। कुछ विशेषज्ञ मादुरो की धमकी को सिर्फ कोरी बयानबाजी करार दे रहे हैं। गुयाना भारत का एक अहम साझेदार है। वहीं एसए कीबो वो जगह है जहां पर तेल का अपार भंडार मौजूद है। इस जगह पर नियंत्रण के लिए वेनेजुएला के साथ गुयाना का संघर्ष जारी है। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल की खोज गुयाना को समृद्ध बना सकती है। तेल की खोज भारत की विदेश नीति में भी बदलाव ला सकती है। जी हाँ, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर, अब ये देश भी देगा भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री। 3 देश पहले ही दे चुके हैं इजाजत। बता दें, भारतीय पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए थाईलैंड, श्रीलंका और मलेशिया के बाद अब एक और देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री देने का ऐलान किया है। इंडोनेशिया के पर्यटन मंत्रालय के अनुसार भारतीय नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री के इस फैसले पर 1 महीने के अंदर इस पर मुहर लग सकती है। बता दें कि अगर कोई देश किसी देश के नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री की अनुमति देता है तो वहां के नागरिकों को उस देश में जाने के लिए वीजा अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती। केवल पासपोर्ट या कोई अन्य वैध आईडी उस देश में जाने के लिए काफी होता है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया के पर्यटन
पर्यटन मंत्री सैंडी आगा यूनो ने गुरुवार को कहा कि उन्हें सरकार से कुछ देशों के पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री देने पर विचार करने का निर्देश मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर मांगे थे 10 लाख रुपए। जी हाँ, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस ने आरोपी को बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। दरअसल नालंदा जिले के आकाश नामक युवक ने विशेष ऐप के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मेल भेजकर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। इंटरपोल की मदद से पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट के द्वारा उसको जेल भेज दिया गया। जी हाँ, अगली खबर बता दें, सोमवार को खत्म हो सकता है मध्य प्रदेश में सीएम का सस्पेंस, फिर शिवराज जी को मिलेगी कमान या होगा चेहरा परिवर्तन। बता दें, मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री को लेकर जारी सस्पेंस सोमवार को खत्म होने की संभावना है। भाजपा के 163 नवनिर्वाचित विधायक केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में सोमवार को एक बैठक में अपने नेता का चयन करेंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिसके नतीजे पिछले रविवार को घोषित किए गए, भाजपा ने 230 सीटों में से 163 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 66 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। दोस्तों, सूत्रों ने बताया कि पर्यवेक्षकों के रविवार शाम या फिर सोमवार सुबह मध्य प्रदेश पहुंचने की संभावना है। पिछले 19 साल में यह तीसरी बार है जब भाजपा मध्य प्रदेश में केंद्रीय पर्यवेक्षक भेज रही है। अगस्त 2004 में जब उमा भारती ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद महाजन और अरुण जेटली को राज्य में केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में भेजा गया था। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल अगर हम आपसे ये सवाल पूछे कि क्या मध्य प्रदेश में वापस से शिवराज सिंह चौहान जी को सीएम बनाना चाहिए या फिर चेहरा बदलना चाहिए, तो आप लोग क्या जवाब देंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर और भारी मात्रा में जवाब दीजिएगा और अन्य को भी ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि वो भी अपनी राय रख सके। अगली खबर की बात करें, जहां पीएम मोदी का एक ट्विटर, धीरज साहू कांग्रेस में ब्लैक मनी के पोस्टर बॉय बन गया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से कैश का जखीरा मिलता ही जा रहा है। इनकम टैक्स की रेड में अब तक 300 करोड़ जब्त किए गए हैं और अभी भी गिनती जारी है। इसे लेकर पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। धीरज साहू के मनी बैग मामले के खुलासे के बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोला, जिसके बाद धीरज साहू ब्लैक मनी के पोस्टर बॉय बन गए। लखनऊ, जयपुर, मेघालय समेत देश के अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। गुस्साए लोगों ने कांग्रेस और धीरज साहू का पुतला फूंका। अब तक एजेंसी ने छापेमारी में लगभग 300 करोड़ रुपए काला धन बरामद किया है। जी हाँ, बहरहाल इन कांग्रेसियों पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जो इस प्रकार से ब्लैक मनी को दबा के बैठे थे दोस्तों और चले थे देश का उद्धार करने, इस पर आपकी राय तो बनती है। बहरहाल ये थे कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत